Dear student, good morning. Today we will study about the history class 10. Today we will discuss about lesson 1, the rise of nationalism in Europe. The rise of मतलब विकास या उत्थान ऑफ नेशनलिज्म इन राष्ट्रवाद इन यूरोप मीन्स यूरोप में। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है। तो तरह की a feeling of love or pride, a feeling of love or pride for own nation, own nation is called nationalism. नेशनलिज्म क्या है? तो अ फीलिंग महसूस करना, लव और प्राइड, लव मीन्स प्यार, प्राइड मीन्स गर्व, फॉर ओन नेशन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अर्थात जब कोई व्यक्ति या कोई भी देश अपने देश से गर्व करता है या अपने देश से प्रेम करता है तो जो फीलिंग होती है वो फीलिंग किसकी होती है? नेशनलिज्म की होती है, राष्ट्रवाद की होती है। अर्थात अपने देश से प्रेम करना और अपने देश से लगाव करना, अपने देश से गर्व करना, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। हम लोग पढ़ते हैं नेशनलिज्म को पढ़ने से पहले एक स्टार्टिंग में ही, बुक के स्टार्टिंग में एक फिगर दिया हुआ है। वो फिगर नेशनलिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नेशनलिज्म से रिलेटेड। और उसको बहुत ही एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सॉरियो, फ्रेडरिक सॉरियो जो एक फ्रांस के आर्टिस्ट है, उस फिगर को उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है फ्रेडरिक सॉरियो। और इस फिगर में उन्होंने जो उस समय का या जो नेशनलिज्म का के बारे में उन्होंने जो सोचा है कि कैसे, व्हाट इज नेशनलिज्म, हाउ नेशनलिज्म, कैसा नेशनलिज्म होगा और किस प्रकार का नेशनलिज्म होगा, उसके बारे में उस फिगर में उन्होंने 4 फिगर को ट्राई किया है। उसमें 4 फिगर उन्होंने दिया है। एक फिगर में उन्होंने एक लाइनिंग लगा, अमेरिका और यूरोप के जो कुछ लोग हैं उसमें दिखाया है एक लाइनिंग के माध्यम से, एक ट्रेन की लाइनिंग की तरह है, मतलब एक सीधी लाइनिंग में लोग लगे हुए हैं, उसमें दिखाया है। दूसरा जो फिगर दिखाया है वह एक फीमेल का दिखाया है, फीमेल का। और तीसरा जो है वह लोगों के ग्रुप का है, ग्रुप ऑफ पीपल। और चौथा जो है वह क्रिस्ट का दिखाया है। 4 फिगर दिखाया है। चारों फिगर का उन्होंने अलग अलग मीनिंग समझाया हुआ कि जो नेशनलिज्म होगा वह एक लोगों का लाइनिंग के रूप में होगा। अर्थात बहुत सारे लोगों का जब तक व्यू होगा, बहुत सारे लोग जब तक नहीं मिलेंगे, अर्थात बहुत सारे लोग अगर अपने देश से प्रेम नहीं करेंगे, लव नहीं करेंगे, तब तक नेशनलिज्म का विकास नहीं होगा। अर्थात नेशनलिज्म तब होगा जब बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जो लोग होंगे वो उनका व्यू एक होगा और उनका एक ही उद्देश्य होगा कि अपना राष्ट्र। दूसरा है कि उन्होंने
नेशनलिज्म को एज अ फीमेल के रूप में दिखाया है कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसको डिनोटेशन किया है फीमेल से। जैसे हम लोग का नेशनलिज्म, जैसे भारत माता, वो भी एक फीमेल है, जर्मनी या जर्मन का, तो उन्होंने एक फीमेल के रूप में दिखाया हुआ है। तीसरा लोगों का ग्रुप है कि नेशनलिज्म में जो होगा कि तभी हम कह सकते हैं जब लोग आपस में मिलजुल के रहते हों, जब लोग आपस में मिलजुल के बहुत ज्यादा रहते हों, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे नेशनलिज्म है। और चौथा क्रिस्ट के रूप में दिखाया था, लोगों की एक आस्तिक दशा हो, एक लोग किसी न किसी का पूजा करते हो, हेवेंस में भगवान की हो, चाहे किसी भी गॉड की हो, या क्रिश्चियंस का दिखाया हुआ है, क्योंकि वो जो यूरोपियन अधिकांश करती है वहां पे क्रिस्ट ही है, ईसा मसीह ही है। तो इस तरह से वो 4 फिगर्स ने दिखाने का प्रयास किए हैं कि नेशनलिज्म कैसा होगा या नेशनलिज्म क्या है, इसके बारे में दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। और फ्रेडरिक सोरेलो, जो एक फ्रेंच के फेमस आर्टिस्ट है, तो इनके बारे में इनका नाम आपको जानकारी होना चाहिए कि फ्रेडरिक सोरेलो कहाँ के हैं, तो फ्रांस के हैं। और उन्होंने इस बुक के स्टार्टिंग में इस फिगर को दिखाने का प्रयास किया है और इससे वो नेशनलिज्म को समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे फ्रेंच का रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1789 AD। आप जानते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर यूरोप में रिवोल्यूशन हुआ था तो वो हुआ था फ्रांस से। फ्रांस का जो रिवोल्यूशन हुआ था वो 1789 AD को हुआ था। आपने क्लास 9 में फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है, पहला चैप्टर ये क्लास 9 का, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना हो, जानकारी इकट्ठा करना होगा, तो आप क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में चले जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन, पूरी क्या क्या कॉजेस थे, या डिटेल्स देखना होगा तो मेरा वीडियो वहां से देख सकते हैं क्लास 9 का। मैं वहां पे भी उसको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, वहां से भी आप देख सकते हैं लिख करके। तो 1789 AD में हुआ था और उस समय जो किंग थे वो थे लुइस 16 जो था एक मोनार्की किंग था। मोनार्की, इसको हम लोग ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं। ऑटोक्रेसी मींस तानाशाह, अर्थात जो वहां की गवर्नमेंट थी वो तानाशाही थी, तानाशाह के रूप में थी। और इस तरह से जाकर के फ्रांस में रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुआ, राजा को हटाने के लिए, वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसके बहुत सारे कारण थे, सोशल कॉजेस थे, इकोनॉमिकल कॉजेस थे, इंटेलेक्चुअल कॉजेस थे, द वॉर ऑफ अमेरिका था, बहुत सारे कॉजेस थे जो क्लास 9 की बुक में दिया हुआ है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से करके लुइस 16 को हटाया गया और वहां पे नेशनलिज्म की शुरुआत की गई। कहां पे? फ्रांस में। सबसे पहले जो, अगर आपको क्लियर फिगर देखने को मिलता है यूरोप में कि नेशनलिज्म की शुरुआत यूरोप में कहां से हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस में 1789 AD से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और चला तो बहुत लंबे समय तक, लेकिन 1799 तक, जब तक नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में पावर नहीं गया। तो 1789 से लेकर के स्टार्ट हुआ, विभिन्न कारण थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 में, क्लास में। तो 1799 में एक नए शासक की स्टार्टिंग होती है, वह होता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में एक मिलिट्री ग्रुप के द्वारा फ्रांस पे अपना राइट्स, अपना पावर एस्टैब्लिश करता है।
किस लिए एस्टैब्लिश करता है? क्योंकि 1789 से लेकर 1799 के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारे वॉर्स फ्रांस में हैपेन हो रहे थे। और उस टाइम में जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह जनरल ऑफ आर्मी था। उस समय जो आर्मी थी वहां की फ्रांस की, उसका जनरल था और वह रियल में बहुत ही ब्रेव और स्किल आर्मी था। उसको ये सारी चीजें देख बहुत ही बुरा लगा कि फ्रांस से बार बार कोई अटैक करते रहा था, बार बार उसके जो पार्ट्स थे, विभिन्न पार्ट्स थे, उसको अपने अधिकार में ले लेते थे। तो इससे नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही नाराज हुआ, बहुत ही एंग्री हुआ फ्रांस के ऊपर और उसने मिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री का जनरल था, मिलिट्री फोर्स के द्वारा 1799 में उसने फ्रांस पर डायरेक्टिव सिस्टम, जो वहां का था डायरेक्टिव सिस्टम, उसने 1799 में डायरेक्टिव सिस्टम के द्वारा चलाया जा रहा था गवर्नमेंट को। डायरेक्टिव सिस्टम को उसने हटा करके अपना पावर एस्टैब्लिश कर दिया 1799 को और उसने बहुत सारी चीजें चेंजिंग कर दिया वहां पे और उसने बहुत सारी चीजें चेंजिंग किया और उसने 1804 में 1804 में एक सिविल कोड उसने एस्टैब्लिश किया। सिविल कोड, इसको हम लोग 1804 का सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं और नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या था? तो नेपोलियन कोड में जो था वो नेपोलियन का लॉ था। नेपोलियन ने जो फ्रांस में चेंजिंग किया था, उसने जो फ्रांस में बदलाव किया था, उसी को इसमें क्या किया गया था, लागू किया। इस अपने कोड में उसने लागू किया था, जो चीज उसको लागू करना था उसको इसने अपने कोड में बनाया। सबसे पहला था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग क्या है, समान है, जो पहले फ्रांस में नहीं था। फ्रांस में जो नोबल थे, जो क्लेर्जी थे, उनको विशेष प्रिविलेजेस प्राप्त था और जो मिडिल क्लास के लोग थे और जो लोअर क्लास के लोग थे, चाहे थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको किसी प्रकार से प्रिविलेजेस नहीं प्राप्त था, उनके साथ इक्वालिटी नहीं था लॉ में। उनका प्रिविलेज के लिए और नॉन प्रिविलेज के लिए अलग अलग नियम होते थे। इसलिए नेपोलियन ने सबसे पहला काम किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ किया। हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा, आप उसको ध्यान सुनिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसने दूसरा काम किया, वह था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी का जो भी नियम था उसको लागू कर दिया था। जिस व्यक्ति के पास जितनी प्रॉपर्टी थी वह प्रॉपर्टी उसका है, उस पर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसने अपने नेपोलियन कोड में दूसरा नियम लागू किया। तीसरा था एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? तो फ्यूडल सिस्टम सामंतवादी व्यवस्था, आप लोग मूवी में देखे होंगे, जमींदारी इसको बोल सकते हैं। तो सारे जो प्रॉपर्टी होते थे, लैंड्स होते थे, और फ्यूडल व्यक्ति के पास होते थे, जो नोबल और क्लर्जी होते थे, उनके पास प्रॉपर्टी होता था, लैंड्स होता था। तो नेपोलियन ने इसको खत्म कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अर्थात यहाँ पर अब प्रॉपर्टी का राइट्स और लैंड्स जो होते थे वह जो थे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों में क्या कर दिया गया, सारी लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। चौथा इसने काम किया था फ्री फ्रॉम टैक्सेशन। फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, टैक्सेशन से मुक्त किया था। आप देखे होंगे कि फ्रांस में पहले सारा जो टैक्सेशन था वह किसके पास होता था? सारा टैक्स जो होता था पीजेंट्स भरते थे, पीजेंट्स या थर्ड स्टेट वाले जो थे वह सारा टैक्स को वहन करते थे, पेयर करते थे। उसने इसको खत्म कर दिया और जो टैक्सेशन था वो सबके लिए कर दिया, सबके लिए था, चाहे वो नोबल हो, क्लर्जी हो या थर्ड स्टेट
स्टेट हो, सभी लोग क्या करेंगे, इक्वल इक्वल टैक्सेस भरेंगे अपने इनकम के हिसाब से। ठीक, चौथा उसने सुधार किया, जो ट्रांसपोर्ट था और कम्युनिकेशन, जो माध्यम थे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम, उसको उसने बहुत ही डेवलप किया। ट्रांसपोर्ट और क्या नाम था? इधर नहीं है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा उसने फ्रांस में डेवलप किया, जो बहुत ही कम था, बहुत ही पिछड़ा वर्ग, अब पिछड़ा था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही ज्यादा डेवलप किया। और ये तो पांचवा था, छठवां जो था उसने इक्वल करेंसी कर दिया, इक्वल करेंसी और नेशनल लैंग्वेज। फ्रांस में पहले जो था कोई भी इक्वल करेंसी नहीं था, अलग अलग प्लेस का अलग अलग करेंसी होते था, अलग अलग पूरे नेशन में कोई भी इक्वल लैंग्वेज नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता था, और मतलब कोई भी इक्वालिटी या नेशनलिज्म का कुछ भी नहीं था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इक्वल करेंसी पूरा फ्रांस में एस्टैब्लिश किया, और एक फ्रेंच भाषा को, फ्रेंच लैंग्वेज को उसने नेशनल लैंग्वेज के रूप में लिया। तो ये सारी जो चेंजिंगें थी, जो भी मैंने अभी तक डिस्कशन किया फ्रांस में, फ्रांस के बारे में जो भी डिस्कशन किया कि इसमें इतनी सारी चेंजेस हुआ, तो वह सारा किधर गया, किधर की तरफ जाने के लिए, वह सारा नेशनलिज्म। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले नेशनलिज्म की स्टार्टिंग जो हुआ था वो कहां से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। इसीलिए क्योंकि पूरे यूरोप में अगर देखा जाए तो जो सारी जो चेंजिंग हुई और नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, वह सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। तो आज हम लोग इतना डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में ये तो पार्टिकुलर फ्रांस के बारे में हम लोग पढ़े, और फ्रांस जो है यूरोप में ही है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग पूरे यूरोप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ। स्टार्टिंग कहां से हुआ, फ्रांस से। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और अधिक से अधिक वीडियो को देखने